बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक चैप्टर नंबर 2 की लास्ट एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 रिव्यू एक्सरसाइज जो कि एमसीक्यूज हैं उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 to 5 के सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 के। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट हमें क्या गिवन है? हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट के साथ साथ उसने पूछा 3 कोफैक्टर्स। कौन से कोफैक्टर्स? 1 3 2 3 3 3। देन फाइंड आउट करना है हमने उसका डिटर्मिनेंट। पहले ये कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। कोफैक्टर्स हम एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर काफी डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं यहां पर इसको डिटेल के साथ डिस्कस नहीं करूंगा, जस्ट हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। पहले मुझे ये कोफैक्टर फाइंड आउट करना है 1 3। कोफैक्टर का फॉर्मूला मेरे पास ये लिखा हुआ है, ए आई जे इज इक्वल टू -1 की पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। तो फर्स्ट कोफैक्टर मेरे पास क्या है? 1 3। पहले से फाइंड आउट करते हैं। जब फर्स्ट कोफैक्टर निकालना है तो आई की वैल्यू मेरे पास 1 है और जे की वैल्यू 3 है। आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 3, तो इसमें रिप्लेस करेंगे -1 की पावर 1 प्लस 3 आ जाएगी और साथ में आ जाएगा माइनर ऑफ 1 3। ठीक है, ये 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा? दैट इज 4। M3 से मुराद माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट। जो भी मैट्रिक्स हमें गिवन करेगा उसका हमने डिटर्मिनेंट निकालना था ऑर्डर 2/2 का। अगर ये 3/3 है तो जो माइनर होता है वो ऑर्डर 2/2 का होता है। इससे मुराद क्या? फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ दें। फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को छोड़ देना है। ये फर्स्ट रो ये बनती है और थर्ड कॉलम मेरे पास ये बनता है। तो ये एलिमेंट्स क्या बचेंगे मेरे पास? -3 2 4 1। सॉरी, यहां पर पावर 4 थी। 1 प्लस 3 दैट इज 4। इसका आंसर पॉजिटिव 1 बनेगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, -3 माइनस फॉर्मूले का 2 4 8, तो ये आ जाएगा 1 3। तो फाइनली फर्स्ट कोफैक्टर क्या आ जाएगा मेरे पास? 1 3 का आंसर -11। फर्स्ट कोफैक्टर फाइंड आउट कर लिया। अब हम सेकंड कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं, A23, जो आपके क्वेश्चन में दिया गया है। सेकंड कोफैक्टर क्या आ जाएगा? A23। A23 से मुराद है I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 3। इसमें रिप्लेस करेंगे तो ये बनेगा -1 की पावर 2 प्लस 3 M2 3 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, देन फर्दर इसकी वैल्यू बनेगी -1 की पावर 5 और इसका डिटर्मिनेंट बनेगा हमारे पास माइनर डिटर्मिनेंट। सेकंड रो थर्ड कॉलम छोड़ देना है, यानी सेकंड रो ये वाली और थर्ड कॉलम ये छोड़ देना हमने। तो एंट्रीज बनेगी 1 2 2 1 1 2 2 1। तो ये आ जाएगा मेरे पास -1। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 4, लेकिन माइनस क्या? फॉर्मूले का आ जाएगा। तो 2 3 की जो लास्ट वैल्यू बनेगी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, इसका आंसर आता है -1 और इसका आंसर आता है -3। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास 3 रिजल्ट मिलेगा मुझे सेकेंड कोफैक्टर का। ये सेकेंड कोफैक्टर आ गया। अब लास्ट कोफैक्टर हम फाइंड आउट करते हैं A33। जब A33 निकालना है हमने इसी फार्मूले को यूज करेंगे हम। अब जब A33 निकालना लास्ट कोफैक्टर, I की वैल्यू 3, J की वैल्यू 3, तो I की वैल्यू 3 और J की वैल्यू 3 मींस -1 की पावर 3 प्लस 3 M33। ये पावर हो जाएगी मेरे पास 6 और ये डिटर्मिनेंट बनेगा 2/2 का। 3 3 से मुराद क्या है? थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ देना, यानी ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे तो ये वैल्यूज बचेंगी 1 -3 2 और 4 आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, -1 ये पावर 6 है तो इसका आंसर 1 बनेगा। ये इसके साथ मल्टीप्लाई 4 माइनस फॉर्मूले का, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -6, ये माइनस और ये माइनस का आ जाएगा +6। तो ये आ जाएगा फाइनली A33 का जो रिजल्ट आ जाएगा मेरे पास वो आ जाएगा 10 के इक्विवेलेंट। ये तीनों कोफैक्टर्स निकाल लिए हमने, A13, A23 और A33। जब ये तीनों कोफैक्टर्स आ जाए तो लास्ट में हमने
उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। अब मुझे एक्सपेंड करने की कोई जरूरत नहीं है, इन्हीं 3 कोफैक्टर्स की मदद से हम अपना डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे। अब कैसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है, ये हम 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के अंदर काफी डिटेल के साथ डिस्कस किया। क्योंकि डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने के लिए जितनी रोज और जितने कॉलम्स हो उतने ही तरीकेकार बनते हैं, तो कोफैक्टर्स की मदद से भी इतने ही वेज बनते हैं उस डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करने के लिए। तो मेरे पास ये कॉम्बिनेशंस की मदद से ही मैंने डिटर्मिनेंट बनाना है। अब कैसे बनाना है देखें जरा अभी इधर, बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट ऑफ ए। फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा इस केस के अंदर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, पहला कोफैक्टर क्या था कैपिटल A13, तो आपने इसके साथ स्मॉल 13 मल्टीप्लाई करना है इनटू कैपिटल A13, प्लस नेक्स्ट कोफैक्टर क्या था 2-3, स्मॉल 2-3 और A23, प्लस उसके बाद क्या आ जाएगा 3-3, स्मॉल A33 कैपिटल A33। तो जो कोफैक्टर्स निकालें आप, जो भी आपको कहे उसी के मुताबिक हम डिटर्मिनेंट का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ये कैपिटल था, इसको स्मॉल A13 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये कैपिटल A23 था, उसको स्मॉल लेटर A2 के साथ मल्टीप्लाई किया, और ये कैपिटल A33 था, स्मॉल लेटर A33 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये डिटर्मिनेंट का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ये वैल्यूज तो मुझे पता है, ये मैंने फाइंड आउट कर ली है। अब मुझे इनकी वैल्यूज चेकआउट करनी है। ये वैल्यूज क्या होती हैं, इससे मुराद है एलिमेंट ऑफ ए, इसका एलिमेंट आता है 1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, ये बनता है मेरे पास ये वाला एलिमेंट A13। इसकी बात करते हैं सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, तो वो ये बनता है दैट इज 9, ये आ जाएगा 9। उसके बाद 3 से मुराद क्या है, थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, तो वो ये बनता है 6, ये आ जाएगा, ये वैल्यू 0, ये 9 और ये 6 यहां से बनेगी। ठीक है, ये जो एलिमेंट को भी इसी तरह रीड आउट करते हैं, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट। तो अब इनकी वैल्यूज रिप्लेस करते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास, फर्स्ट वन 0, तो ए कैपिटल A1 माइनस 1 प्लस नेक्स्ट वैल्यू 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, प्लस नेक्स्ट वैल्यू क्या 6 और इसकी वैल्यू कितनी है 10। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं 0, 27, 60, तो फाइनली डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ चुका है हमारे पास 87। तो ये इसका फाइनल सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर 2 का रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। हमने प्रूव करना है, प्रूव दैट इफ ए इनवर्स बराबर हो ए ट्रांसपोज के। ये हमें स्टेटमेंट गिवन है, ए इनवर्स बराबर है ए ट्रांसपोज के, देन हमें क्या प्रूव करना है, इसकी मदद से हमने ये रिजल्ट ड्राइव करना है। हमें स्टेटमेंट क्या गिवन है, ए इनवर्स इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, और प्रूफ क्या करना है कि ए इंटू ए का ट्रांसपोज वो किस डिटर्मिनेंट किसके इक्विवेलेंट होगा, 1 के इक्विवेलेंट होगा। अब देखिए मुझे इस कंडीशन को लेके चलना है, क्योंकि ये गिवन है, गिवन दैट ए इनवर्स बराबर क्या आ गया मेरे पास, ए ट्रांसपोज के। ठीक है, अब जो मुझे प्रूफ करना है वो एक ट्रांसपोज के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, ए, तो बोथ साइड ए के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ए इंटू ए इनवर्स, ए इंटू ए का ट्रांसपोज आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, क्योंकि मुझे ये रिजल्ट ड्राइव करना है, तो मुझे इसको बनाने के लिए ए के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, अगर ये लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई किया। ठीक है तो ये चीज आ जाएगी मेरे पास, दोनों साइड्स ए के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे इसका क्या लेना है, डिटर्मिनेंट, टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड्स। डिटर्मिनेंट मींस इंप्लाइज ए इनवर्स का, ए इंटू ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इंटू ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। ये फॉर्म मेरे पास बन चुकी है। अब मुझे साबित करना है कि इसका रिजल्ट 1 के इक्विवेलेंट आता है। अब देखो ये मेरे पास एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ए इंटू ए इनवर्स ये ऑलवेज आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आता है, इसे प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं होती। तो जब इसे आगे सिंप्लीफाई करना है तो ए इंटू ए इनवर्स, ये ए इनवर्स है
तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इक्विवेलेंट होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, तो विच इज, और ये वैसे की वैसे ही आ जाएगी ए इंटू ए का ट्रांसपोज, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि यहां इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कोई ऑर्डर मेंशन नहीं किया, आइडेंटिटी 1 by 1 होगी, सॉरी कि ए का कोई ऑर्डर मेंशन नहीं किया, 2 by 2 हो, 3 by 3 हो, 4 by 4 हो, कुछ भी हो सकता है। और आपने एक बात याद रखनी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऑलवेज 1 होता है फॉर एनी ऑर्डर, जिस मर्जी ऑर्डर का आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो उसका डिटर्मिनेंट ऑलवेज 1 के इक्विवेलेंट होता है। तो इंप्लाइज दैट, और ये आ जाएगा मेरे पास 1 के इक्विवेलेंट, बिकॉज इधर रेफरेंस दे दे 1 के इक्विवेलेंट होता है ऑलवेज फॉर एनी ऑर्डर, फॉर एनी ऑर्डर, जिस मर्जी ऑर्डर की आइडेंटिटी हो उसका डिटर्मिनेंट ऑलवेज इक्विवेलेंट टू 1 होता है। तो यहां पर मेरे पास ये रिजल्ट प्रूव्ड हो चुका है, हेंस प्रूव्ड। जो मुझे ड्राइव करना था, ड्राइव क्या करना था, ए इंटू ए का ट्रांसपोज किसके बराबर आना चाहिए, 1 के इक्विवेलेंट। तो यहां पर ये मैंने रिजल्ट ड्राइव कर दिया है। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी मेरे पास कंप्लीट हो चुका है, उसका सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की जो स्टेटमेंट आपकी बुक में गिवन है दैट इज इनकरेक्ट। वहां पर लिखा है विदाउट एक्सपेंशन शो दैट, कि हमें ये प्रूफ करके दिखाएं। इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये रिजल्ट बनता है, विदाउट एक्सपेंशन के अंदर ये रिजल्ट हम प्रूव्ड नहीं कर सकते। आपकी बुक में जो स्टेटमेंट गिवन है दैट इज इनकरेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, इसे रीराइट कर लीजिए। यूज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट को यूज करते हुए हमने ये रिलेशन प्रूव करना है इस डिटर्मिनेंट को। इस तरह के क्वेश्चंस एक्सरसाइज 2.4 के अंदर अगर आप चेक करेंगे अपनी बुक के अंदर, क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड जितने भी हैं उसमें इसी तरह की स्टेटमेंट है, यूज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, प्रूव दैट, इस तरह के कॉम्बिनेशंस गिवन है आपको। ठीक है, तो अपनी स्टेटमेंट को करेक्ट कर लीजिए, बुक में दी गई है। तो हम प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए डिटर्मिनेंट की, इस डिटर्मिनेंट को इसके इक्विवेलेंट प्रूफ करेंगे। अब देखिए मेरे पास यहां पर जो डिटर्मिनेंट गिवन है हमेशा प्रूफ देकर ही प्रूफ किया जाता है। अब हमने रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन और डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज को लेकर चलना होता है। कैसे स्टार्ट करेंगे हम, देखिए मुझे जो प्रूव करना है राइट साइड पे a + 1 + 2l, एक फैक्टर तो ये है, दूसरा फैक्टर क्या, a + 1 - l का स्क्वायर है। अब हम अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, सॉरी अकॉर्डिंग टू प्रूफ लेकर चलते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए जो राइट हैंड साइड में फर्स्ट फैक्टर है वो है a + 1 + 2l। अगर सॉरी यहां पर 1 है, इसे करेक्ट कर लीजिएगा, ये 1 है। देखिए जरा, अगर इसको और इसको मैं आपस में ऐड करूं, a + 1 + l + l, l + l कितना हो जाएगा 2l, और इसमें ऐड करेंगे तो ये फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, ये मेरे पास c1 है और ये मेरे पास c2 है और ये मेरे पास c3 है, यानी c2 और c3 को ऐड करके मुझे किस में ऐड करना है, c1 के अंदर। जब मैं ये कॉम्बिनेशन यूज करूंगा तो मुझे रिजल्ट मिल जाएगा ये वाला फैक्टर, ये वाला फैक्टर। तो बाय फर्स्ट ऑपरेशन c1 में क्या ऐड करना है, c2 + c3, तो चेंज किस में आ जाएगा, c1 के अंदर। ठीक है, चलिए इसको चेकआउट करते हैं। जब हमने ऐड करना है c2 और c3 को किसके अंदर, c1 के अंदर, ये c1 है, c1 को लिख लेते हैं a + 1 l l। अब इसको c2 को ऐड करना है इसी के अंदर, +l + a + 1 + l आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, c3 को भी ऐड करना है इसके अंदर, c1 के अंदर, तो जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा +l + a + 1। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये फैक्टर बन जाएगा इस पूरे कॉलम के अंदर।
ठीक है। बाकी रिमेनिंग दोनों कॉलम्स वैसे के वैसे आ जाएंगे, एल ए प्लस 1 एल 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 ए प्लस 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास जो बनता है दैट इज ए प्लस 1 एल प्लस एल 2l हो जाएगा। ए प्लस 1 मैं पहले लिख रहा हूं और एल प्लस एल कितना हो जाएगा 2l के इक्विवेलेंट। ए प्लस 1 पहले लिख लिया और साथ में क्या आ जाएगा एल प्लस एल 2l आ जाएगा। बाकी ये कॉलम वैसे के वैसे आ जाएगा, एल ए प्लस 1 एल 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 ए प्लस 1, तो ये चीज आ जाएगी। अब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है, कोई भी चीज आपने कॉमन लेनी है या तो किसी कॉलम में से कॉमन लिया जाता है या किसी रो में से कॉमन लिया जाता है। तो यहां से मैं कॉमन लूंगा, टेकिंग कॉमन ए प्लस 1 प्लस 2l, किधर से, फ्रॉम C1 से कॉमन लेंगे तो मेरे पास बाहर आ जाएगा a प्लस 1 प्लस 2l और डिटर्मिनेंट में क्या आ जाएगा 1 1 1 l a प्लस 1 l l l a प्लस 1। तो ये मेरे पास फर्स्ट फैक्टर बन चुका है। मैंने क्या किया था, C2 और C3 को किस में ऐड किया था, C1 के अंदर। तो ये मुझे फर्स्ट फैक्टर मिल गया। अब मुझे ये वाला फैक्टर बनाना है सिंपल। अब देखिए ये मेरे पास डिटर्मिनेंट है, क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज को यूज करना है। प्रॉपर्टीज क्या कहेगी, डिटर्मिनेंट को जब भी सॉल्व करना होता है तो मैक्सिमम 0 बनाने की कोशिश करते हैं डिटर्मिनेंट के अंदर रो ऑपरेशंस की मदद से। ये मेरे पास R1 की वैल्यू है, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो ये 0 बनेगा, इसमें से इसको माइनस करूंगा तब ये 0 बनेगा। तो मैंने क्या करना है, यहां पर रो ऑपरेशंस यूज करने हैं। कौन कौन से रो ऑपरेशंस, बाय R2 माइनस R1, और ये चेंज किस में आ जाएगा R1 के अंदर, और सॉरी R2 के अंदर। नेक्स्ट रो ऑपरेशन कौन सा यूज करेंगे, इसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए मैंने ये रो ऑपरेशन यूज किया। अब जब इसको 0 बनाना है R3 को, तो R3 माइनस R1, तो ये चेंज किस में आ जाएगा मेरे पास R3 के अंदर। यानी मुझे ये दो नंबरों को 0 करना है, फिर मैं आगे इसको फर्दर सॉल्व करूंगा। इसको मैं रेज कर रहा हूं क्योंकि स्पेस मेरे पास कम है, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं यहां पर, ठीक है। अब देखिए पहले मैं ये ऑपरेशन यूज करूंगा। ये ऑपरेशन को यूज करना है तो लेफ्ट साइड में मेरे पास क्या था, सॉरी ये मल्टीपल की फॉर्म में a प्लस 1 प्लस 2l और साथ में डिटर्मिनेंट। चेंज किस में आ रहा है R2 और R1 के दरमियान, तो ये चेंज वैसे ही आ जाएगा, ये 1 R1 वैसे की वैसे ही आएगी, 1 l और l बनेगा हमारे पास, ठीक है। अब देखिए R2 माइनस R1 यानी R2 की एंट्री ये इसमें से ये माइनस करना है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1, ठीक है। और इसमें से इधर माइनस करेंगे इसे, तो ये आ जाएगा a प्लस 1 माइनस l के बराबर। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा l माइनस l के बराबर। और ये मैंने ऑपरेशन को यूज करते हुए मेरे पास वो रिजल्ट बनता है, ठीक है। तो ये फर्दर जब इसको सिंप्लीफाई करना है, नेक्स्ट रो ऑपरेशन कौन सा है, R3 माइनस R1, यानी इसमें से इसको माइनस करना है 1 माइनस 1, इसमें से इसको माइनस करना है l माइनस l, और इसमें से इसको माइनस करना है a प्लस 1 माइनस l के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास डिटर्मिनेंट क्या बचेगा, a प्लस 1 प्लस 2l, और ये आ जाएगा 1 0 0 l a प्लस 1 माइनस l 0 l 0 a प्लस 1 माइनस l के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने इन दो टर्म्स को 0 बना दिया। अभी मैंने कहा था कि जितने डिटर्मिनेंट में 0 बना ले रो ऑपरेशंस की मदद से, तो डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज को ही यूज करना है। अगर डायरेक्ट एक्सपेंड कर लें तो कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो जाती है। अब मैक्सिमम 0 मैंने C1 के अंदर बना लिए हैं, तो एक्सपेंड करेंगे C1 से, एक्सपेंडिंग फ्रॉम C1, ये वाला फैक्टर वैसे आ जाएगा a प्लस 1 प्लस 2l, और जब एक्सपेंड करेंगे C1 की पहली एंट्री क्या है 1, ये रो
और ये कॉलम छोड़ देना, कोरस्पॉन्डिंग रो और कोरस्पॉन्डिंग कॉलम छोड़ देते हैं हम। a+1 माइनस एल, 0 0, a+1 माइनस एल, ये चीज आ जाएगी। नेक्स्ट एंट्री क्या है, 0 -0। तो डिटर्मिनेंट बनाने की हमें जरूरत नहीं, जैसे यहां पर 1 था तो ये डिटर्मिनेंट लिख लिया, ये 0 है। जब डिटर्मिनेंट बनाएंगे तो बाहर फैक्टर 0 है, तो बनाने की कोई जरूरत नहीं होती। तो नेक्स्ट वैल्यू भी क्या है, 0 + 0, तो उसका भी डिटर्मिनेंट इस फॉर्म के अंदर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट इसको सिंप्लीफाई करें और हमें रिजल्ट मिल जाएगा। बाहर 1 है वो खत्म हो जाएगा मल्टीपल में, a+1 2l। अब देखिए ये डिटर्मिनेंट 2/2 क्या है, 2/2 में इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये सेम वैल्यू है, l a+1 माइनस एल का स्क्वायर हो जाएगा, और 0 × 0 दैट इज 0, ये खत्म हो जाएंगे 0 0, और ये भी खत्म हो जाएगा। तो फाइनली मेरे पास क्या आ जाएगा, a+1 + 2l और a+1 माइनस एल का स्क्वायर, दैट इज अ राइट हैंड साइड ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। ये इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। चलो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, हमने लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहां पर ये लिखी है, सो दैट द सिस्टम हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, यानी ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम है, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखता है और हमने लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, 8 और 9 वो इसी से रिलेटेड है, ठीक है। अगर आप जाकर देखेंगे प्लेलिस्ट के अंदर तो उससे मिलता जुलता सवाल ही है ये, क्योंकि जो इससे पहले मैंने टॉपिक कवर किए वो होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के ही सॉल्यूशन फाइंड आउट किए हैं। तो ये मेरे पास एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, ये काफी डिटेल के साथ डिस्कस किया है, अब मैं यहां पर इसको डिस्कस नहीं करूंगा। अब आपकी जो बुक में जो स्टेटमेंट है, क्योंकि जब मैंने इसे पहले सॉल्व किया तो सॉल्यूशन मेरा कुछ और आ रहा था, तो यहां पर जो आपकी बुक में जो स्टेटमेंट है ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए नहीं है, उसको भी अभी डिस्कस करते हैं। वो क्या होता है, ये जो लैम्डा की वैल्यू बनेगी नो सॉल्यूशन के लिए बनती है। नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन को डिस्कस कर लेते हैं। जब हमने कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को डिस्कस किया, आप जब मेरी वीडियो लेक्चर देखेंगे जिसमें मैंने इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट को काफी डिटेल के साथ डिस्कस किया है, इधर मैं एक एग्जांपल के साथ आपको एलैबोरेट कर देता हूं। हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के अंदर अगर इस फॉर्म के अंदर 0 आ जाते हैं, आखिरी पूरी की पूरी रो 0 हो जाती है, तो वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस रखता है वो सिस्टम, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म है, उसे मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके एचलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं। जब एचलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लें, अगर आखिरी रो हमें 0 मिल जाए तो वो सिस्टम इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखता है। लेकिन ये बुक की स्टेटमेंट आपकी करेक्ट नहीं है, इससे करेक्ट कर लीजिएगा। नो सॉल्यूशन से हमें लैम्डा की वैल्यू मिलेगी, और जब हम बात करेंगे नो सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, नो सॉल्यूशन के लिए हमें ये टर्म 0 मिलेगी और ये टर्म नॉन 0 मिलेगी, इधर कोई नंबर आ जाएगा और ये टर्म 0 ही रहेगी। तो अगर इस फॉर्म के अंदर हमें जीरोस मिल जाएं तो वो सिस्टम नो सॉल्यूशन रखता है, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, जहां पर लास्ट में जाके डिस्कस करेंगे इसी पॉइंट को अगेन, इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशंस के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमें पहले एचलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है। एचलॉन फॉर्म भी हम काफी डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं इसी प्रीवियस एक्सरसाइज 2.6 के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं जी। पहले तो इस नॉन होमोजीनियस सिस्टम को हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है, कोएफिशिएंट्स वाला मैट्रिक्स, जस्ट हमने नंबर लिखने होते हैं। इधर एक्स के नंबर जाएंगे 2, 1 और इधर कुछ नहीं है तो इधर 0x हो जाएगा, मीन 0 आ जाएगी x की वैल्यू। यहां पर y की वैल्यू -3, -2 और 3 आ जाएगी। z की वैल्यूज क्या है, 1, लैम्डा और 1, और राइट साइड में नंबर्स क्या हैं,
1 2 1, ये मैट्रिक्स कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, जब भी हमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की बात करनी होती मींस इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन की, तो उसे हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म के अंदर लिखना होता है। अब देखिए, मुझे इसको कन्वर्ट करना है एचलॉन फॉर्म के अंदर। एचलॉन फॉर्म क्या होती है? अगर ये लीडिंग एंट्री है नॉन जीरो, इसके नीचे वाली टर्म सारी की सारी जीरो बनानी होती है। ये तो ऑलरेडी जीरो है, हमने इसे भी जीरो बनाना है, 1 को भी। ठीक है, और उसके बाद इस लीडिंग एंट्री के नीचे ये वाली टर्म जीरो बनानी होती है। अब इसमें देख सकते हैं, इस लीडिंग एंट्री के नीचे ये टर्म जीरो, इस लीडिंग एंट्री के नीचे ये वाली टर्म जीरो। अगर ये बन जाए तो वो एचलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है मैट्रिक्स। ठीक है, बाय यूजिंग रो ऑपरेशंस की मदद से लेके चलेंगे। अच्छा, अब यहां पर मेरे पास लीडिंग एंट्री 2 है। अगर लीडिंग एंट्री 1 हो तो सिंप्लीफाई करना बहुत आसान होता है। तो R2 की जो लीडिंग एंट्री वो 1 है, तो मैं इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर रहा हूं। ये R1 है और ये R2 है, इसको और इसको इंटरचेंज कर रहा हूं लीडिंग एंट्री 1 बनाने के लिए। तो A B आ जाएगा मेरे पास, इसको मैं ऊपर लेके जा रहा हूं और इसको रो को नीचे लेकर आ रहा हूं। ये आ जाएगा 1 - 2 लैम्डा, और यहां पर आ जाएगा मेरे पास 2, और R2 को मैंने नीचे, सॉरी R1 को मैंने नीचे शिफ्ट करना है, 2 - 3 1 1, R3 वैसे की वैसे आ जाएगी 0 3 1 1। तो ये रिप्रेजेंटेशन होगी R1 2 को, यानी इससे मुराद है कि R1 और 2 को मैंने इंटरचेंज किया, ये उसकी शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, अब मुझे इस लीडिंग एंट्री के नीचे ये और ये टर्म जीरो बनानी है। ये ऑलरेडी जीरो है, मुझे इस टर्म को जीरो बनाना है इसके अकॉर्डिंग, इस तरह। अब ये R2 की वैल्यू है मेरे पास। ठीक है, मैंने क्या करना है, इसको जीरो बनाने के लिए तो रो ऑपरेशन यूज करेंगे। R2 को जीरो बनाना है, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करना है, -2 टाइम्स R1। तो ये चेंज किस में आ जाएगा मेरे पास? R2 के अंदर। सिर्फ R2 में चेंज आएगा, R1 भी वैसे आएगी और R3 भी वैसे आएगी। तो ये आ जाएगा 1 - 2 लैम्डा, और ये आ जाएगा 2। R3 भी वैसे आ जाएगी, ये ऑलरेडी जीरो है, 0 3 1, और ये चीज आ जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहां पर सिंप्लीफाई करते हैं। R2 की वैल्यूज क्या है? 2 - 3 1 1 -2 -2 -2 ये इसके पैरेलल आ गई। उसके बाद R1 की एंट्री किया 1 - 2 लैम्डा, और ये आ जाएगा 2 के इक्विवेलेंट। जब इसको सॉल्व करेंगे ये वैल्यू क्या बनेगी? 0। इसका रिजल्ट क्या बनता है? ये आ जाएगा 1 के इक्विवेलेंट, 1 - 2 लैम्डा के बराबर आ जाएगी ये। ठीक है, और ये आ जाएगा -3 के बराबर। तो R2 की जो न्यू एंट्रीज बन रही है 0 1 1 - 2 लैम्डा, और लास्ट में क्या आ जाएगा? -3। तो ये R2 में न्यू चेंज आ चुका है इस रो ऑपरेशंस की मदद से। ठीक है, ये मैंने रेस कर दिया, ये रफ साइड पे हमने सॉल्व करनी होती है। अब ये दो टर्म जीरो बन चुकी हैं इसके मुताबिक। अब मुझे ये टर्म को जीरो बनाना है इसको सॉल्व करते हुए। ये मेरे पास किसकी लीडिंग एंट्री है? R2 की, यानी इसको यूज करते हुए मुझे ये टर्म जीरो बनानी है। ए बी बराबर आ जाएगा। अब इसको इस साइड पे रो ऑपरेशन, ये कौन सी रो है? 3rd, इसको जीरो बनाना है, R3 वाली टर्म को जीरो बनाना है, और किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? R2 को, यानी इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करेंगे, 3 R2। दे चेंज किस में आ जाएगा? R3 के अंदर। R3 में चेंज आएगा, R1 और 2 वैसे की वैसे आ जाएगी, 1 - 2 लैम्डा, यह आ जाएगा लैम्डा, और राइट साइड पे जो नंबर बनेगा मेरे पास दैट इज 2 0 1 1 - 2 लैम्डा -3, इसमें चेंज आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर दे। R3 की वैल्यूज क्या है मेरे पास? 0 3 1 1 0 3 1 1 -3 3 3 3। R2 की एंट्रीज क्या वैल्यू? 0। नेक्स्ट एंट्री 1, नेक्स्ट एंट्री 1 - 2 लैम्डा, और ये क्या आ जाएगी? -3। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा? 0
ये 0 आ जाएगा मेरे पास। उसके बाद ये मेरे पास क्या बनेगा, दैट इज ये भी 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनता है 1 - 3 + 6 लैम्डा। तो ये मेरे पास आ जाएगा -2 + 6 लैम्डा आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। उसके बाद इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, दैट इज 10 आंसर बनेगा मेरे पास। 3 3 9 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो R3 में चेंज क्या आ जाएगा मेरे पास, 0 0 -2 + 6 लैम्डा, और ये क्या आ जाएगा मेरे पास, 10 के इक्विवेलेंट आ जाएगा। अब मेरे पास ये एचेलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, यानी ये 3 टर्म 0 बन चुकी हैं। अब देखें, अब दोबारा आते हैं स्टेटमेंट की तरफ, क्योंकि यहां पर उसने कहा था इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। जब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन रखते हैं तो ये वैल्यू भी 0 होती है, क्योंकि मुझे लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। इसको 0 में 0 के इक्वल इक्वेट करके फाइंड आउट कर सकता हूं, लेकिन जो राइट साइड में ये वाला नंबर है ये तो मेरे पास 0 नहीं है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस के लिए पूरी रो 0 होना जरूरी होती है। ये 0 है, ये 0 है, ये 0 इक्वेट कर लेंगे, हम खुद करेंगे लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए, लेकिन ये भी 0 होना चाहिए था, लेकिन यहां पर 0 नहीं आता, तो आपकी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। करेक्ट स्टेटमेंट क्या बनती है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन से मुराद इधर कोई ना कोई नंबर जरूर होगा, जैसे यहां पर आ रहा है, ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट उसे करेक्ट कर लीजिएगा। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमारा, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, हमें कौन सी कंडीशन गिवन है, यानी वो नो सॉल्यूशन रखता है। नो सॉल्यूशन से मुराद ये वैल्यू 0 होगी और ये 0 नहीं होगी। ये तो 0 नहीं है, इसको 0 के बराबर इक्वेट करके हम लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। तो यही हमारा फाइनल रिजल्ट है। आपकी बुक में जो लास्ट में आंसर दिया है तो वो नो सॉल्यूशन के मुताबिक ही है, उधर लिखा भी हुआ है नो सॉल्यूशंस, ठीक है, उसे चेक कर लीजिएगा आप। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, तो ये वैल्यू किसके बराबर है कि -2 + 6 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये उधर जाके प्लस हो जाएगा और ये इधर आके डिवाइड, तो लैम्डा की फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3। तो हमने जस्ट लैम्डा की वैल्यू निकालनी थी इस नॉन होमोजीनियस सिस्टम की। बड़ा सिंपल सा वे है। उससे पहले हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया, उसके बाद हमने जब भी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की बात करेगा तो हमने एचेलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना होता है। एचेलॉन फॉर्म से मुराद क्या, ये 3 नंबर्स को 0 बनाना होता है, तो फिर ही हमें वो फाइनल रिजल्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है फेडरल बोर्ड की बुक का, जो न्यू बुक है। इंशाल्लाह आने वाली अपकमिंग वीडियोस के अंदर, अपकमिंग सीरीज के अंदर हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे वेक्टर्स का।